लाल कार्ड और पीला कार्ड विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। लाल कार्ड और पीला कार्ड में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो समझ जाइए हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही है। और अगर सरकार ये कहती है कि हमने लाल कार्ड की संख्या को बढ़ा दिया है, ये हमारी उपलब्धि है, तो हम ये कहेंगे कि सरकार यह कहकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए ये हमारा विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। विकास तभी हम कहेंगे जिस दिन लाल कार्ड और पीले कार्ड की संख्या घटकर खत्म हो जाएगी या घटेगी, तभी हम कहेंगे कि आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर है। हेलो, पीछे से माइक ठीक हो गया है? कोई छात्र हैं जो माइक पकड़ सकते हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? नाम बता सकते हैं अपना प्रश्न पूछने से पहले, या फिर सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं भैया से। जो भी पूछना चाहते हैं कोई हाथ उठाएंगे ताकि उनके पास माइक पहुंच जाएगा। कम से कम अपना नाम बताइएगा। तो डरना नहीं है, जो भी मन में आता है, क्योंकि हम लोग लगातार चर्चा करते हैं रूम में, इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ भी जो भी आपको जानना है, परीक्षा संबंधित हो या फिर नियुक्ति नियमावली से संबंधित हो। भैया चूंकि विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 3.5 साल, इनको अनुभव है उन सारे चीजों का। जो भी इनके पास जवाब है आपको जरूर बताएंगे। आप लोग प्रश्न करने के लिए डरना नहीं है। बोलिए बोलिए, अपना नाम बोलिए। सत्यानी जवान। ये जानना चाहते हैं कि जो राहुल में जिंदल प्रकरण हुआ था, वो प्रकरण क्या था, विस्तार करता है। हमारे सोनाहातू प्रखंड में जो 7 पंचायत है, जिसमें से हमारा पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है सोनाहातू का, वहां पर तेतला पंचायत एक है जगह जहां पर कि हिंडाल्को अपनी एक्सटेंशन देना चाहते थे, उसे डंप यार्ड बनाना चाहते थे। अपना जो वेस्टेज उसका निकलता है, वेस्टेज मटेरियल जो निकलता है, वहां पर डंप करना चाहते थे हिंडाल्को, तेतला पंचायत में। और बाद बाकी जो पंचायत है, हारिन हो या दुलमी हो या फिर पंडाडी हो या फिर और भी जो पंचायत हमारे हैं, लाधोपडी हो, हेसाडी हो, तो वहां पर क्या था कि वहां पर अपना ब्रांच खोलना चाहती थी जिंदल कंपनी, जो कि JSW के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों कंपनियां वहां पर लगभग 20,000 एकड़, उससे भी कहीं ज्यादा एकड़ एक्वायर करना चाह रही थी, और एक्वायर कर भी रही थी अवैध तरीके से। और उसमें संलिप्त थे वहां के CO, अंचलाधिकारी सोनाहातू के। और हम लोग हमेशा ये डिमांड कर रहे थे, चूंकि ये जो पूरा 7 पंचायत का जो एरिया है वो पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर ही आश्रित है लोग, और वहां की जो जमीनें हैं उपजाऊ है। वहां के लोग जब विरोध किया करते थे तो उस विरोध में मैं शामिल हुआ करता था, क्योंकि हम उनकी दर्द से वाकिफ थे। इसलिए हम लोगों ने 1 मार्च 2006 की बात होगी, जब हम लोगों ने पैदल मार्च किया था। 1 मार्च 2006 की बात थी। पैदल मार्च किया और दुलमी गड़ाडी एक जो जगह है, वहां से हम लोग पैदल चले गए थे
जाकर राजभवन तक हम लोग गए और जाके राजभवन में हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके बाद में जब बात नहीं बनी तो फिर हम लोगों ने 7 दिन का आमरण अनशन किया। 7 दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग को 7 दिन ही करना है, पर आमरण अनशन नहीं किया। ये हमें लगती है ये बात होगी 2008 या 9 की होगी। तो उस वक्त बाबूलाल जी थे, मैं उस वक्त जेबीएम का सदस्य हुआ करता था, झारखंड विकास मोर्चा का। तो बाबूलाल जी और प्रदीप यादव जी उस वक्त आके हम लोगों के अनशन को तुड़वाने का काम किए थे, जो कि अनशन 7 दिनों तक चला था। ये चूंकि इतना बड़ा मामला था कि हम लोग अपने आप को विराम नहीं दे सकते थे, हम लोग चुपचाप नहीं रह सकते थे, क्योंकि हर एक लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी जबरदस्ती। अगर आपकी जमीन है, आपके बगल की आप अगर नहीं चाहते हैं तो आपके चारों ओर की जो जमीनें होंगी उन चारों ओर की जमीनों को ले लिया जा रहा था, आपको देना मजबूरी होता। तो ऐसे अवस्था में हम लोग इसको जरूरी समझे कि हम इस विषय को लेकर कभी विराम नहीं देंगे संघर्ष को। और नतीजा हुआ, बहुत सारे बातें आई, बहुत सारे उद्योग घरानों से हमें धमकियां दी गई, प्रलोभन दिया गया, बड़े बड़े उस वक्त बहुत बड़ी रकम हमें देने की पेशकश की गई। लेकिन हमारे लिए क्या है कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। पैसे से कोई हमें खरीद नहीं सकता है। हाँ, प्यार से हमें गोली मार जरूर सकता है, बुला करके घर में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, आइए स्वागत करते हैं करके गोली जरूर मार सकता है, लेकिन पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है। तो ये हमारी औकात है और इस औकात को हम बरकरार रखना चाहते हैं कि अभी प्यार से खरीदा जाएगा, पैसे से नहीं। तो नतीजा ये हुआ, नतीजा काफी सार्थक हुआ और हम समझते हैं आप सबों का शुभकामना था, प्यार था, जिसके कारण हम फक्र महसूस करते हैं कि जिंदल और हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां आज सोनाहातू वासियों के डर से वहां पर स्थापित नहीं कर पाई और ये काफी सुखद समाचार था हम सबों के लिए। अभी भी ये बहुत खुशी महसूस करते हैं हम अपने आप में जब कभी हम अकेला होते हैं कि हम लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ी और जिंदल जैसे कंपनियों को, हिंडाल्को जैसी कंपनियों को हम लोगों ने पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। दुख की बात है कि इतने बड़े कंपनियां हमारे राज्य में नहीं आ रही है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी बात है। तो आप किस प्रकार से इसका विरोध? निश्चित तौर पर विरोध बनता है, लेकिन आपका कहना भी जायज है कि हमें नौकरी की आवश्यकता है, बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश करनी चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं है कि वो स्टैब्लिश नहीं करे, स्थापित नहीं करे, लेकिन बंजर जमीनों पर आप बनाने का काम करें ना। कोई जरूरी है कि आपको कंपनी बनानी है तो उपजाऊ जमीन को ही आप चूज करें। खेती से बड़ा कोई उद्योग नहीं हो सकता है, तो इसलिए खेती वाली जमीन को आप खेती के लायक छोड़ें। जो बंजर जमीन है, हमारे झारखंड में बहुत बड़ा भूभाग है जो कि बंजर है, वो ऐसी बंजर वाली जमीनों में आप कंपनी बिठाएं। अब कंपनी बिठाने में तो आपको रूम ही बनाने पड़ते हैं, मशीनें लगानी पड़ती है, वहां तो कोई आपको फसल लगाने नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए झारखंड का ऐसा बहुत भूभाग है जहां पर कि आप कंपनी लगा सकते हैं। तो कंपनियों के लिए सरकार के द्वारा जो जमीनें दी जानी चाहिए, आवंटित की जानी चाहिए, वो बंजर जमीन होना चाहिए, ना कि कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। कौन करना है? आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज तक स्थानीय नीति और नीति नहीं बनने का कारण क्या है? यहाँ के जो लीडर हैं, जिन्हें भी मौका मिला सत्ता के शिखर पर बैठने का, उन लोगों ने हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसको एक बाजार बनाने का काम किया। अगर वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना देते तो फिर क्या होता, उनके लिए जो रुपये पैसे अर्जित करने का एक जो माध्यम है वो नहीं बन पाता। आज क्या है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति अगर बन जाएगी तो हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चे ही आएंगे,
कोई आउटसाइडर नहीं आएगा। और अभी जो आउटसाइडर आ रहे हैं तो इनसे मोटी रकम वसूली जाती है, और हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों के पास में कोई 25 लाख 30 लाख रुपये नहीं है कि वो दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो नेताओं का जो पॉकेट जो भरता है, उनका जो बैग भरता है, जो बैंक बैलेंस बढ़ता है, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बन जाने से नहीं बढ़ता है। उन लोगों की कमाई नहीं होती, और इसीलिए शायद इन लोगों ने आज तक स्थानीय नीति को नहीं बनाया, नियोजन नीति को नहीं बनाया। अब देखते होंगे इसमें उनके भी स्वार्थ सदते हैं। बहुत सारे लीडर हैं, अपने भाई को डीएसपी बना दिए, अपने भाई को वीडियो बना दिए हैं, सीओ बना दिए हैं, आप सबों के समक्ष हैं। तो इसीलिए आज कहीं ना कहीं स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो कि खतियान आधारित होना चाहिए था, उससे हम वंचित हैं। नहीं तो हमारे हर एक घरों में हमारे युवा और युवती अब तक रोजगार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार से वंचित हैं। आप हमेशा 1932 खतियान का बात करते हैं, लेकिन क्या 1932 खतियान झारखंड में लगता है? आपको हम क्लियर करें, 1932 की मैं बात नहीं करता हूं, हम बात करते हैं खतियान की बात। खतियान हर एक जगह का अलग अलग समय में सर्वे हुआ है, कहीं पर 1932 से पहले हुआ है, कहीं 1932 के बाद हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिले का अंतिम सर्वे सेटलमेंट, हर एक जिले में जो अलग अलग सर्वे हुआ है उस तिथि को मानी जाए, या फिर हम तो इसलिए कहें कि खतियान को माना जाए। तो आपका ये जो कहना है 32 नहीं, हम खतियान की बात करते हैं। और दूसरी बात है, आपने कहा कि क्या खतियान हमारे इस प्रदेश में लागू होगा और लागू हो पाएगा? तो निश्चित रूप में लागू होगा। यहाँ के जो लीडर हैं उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कल जब हम उस स्थिति पर खड़े होंगे तो इन बातों को मनाने के लिए हम मजबूर कर देंगे, उसे घुटने टेकने पर। खतियान जवाहर, यहाँ मुल्कों में एक समस्या है, जैसे हम लोग पता है हम लोग सब लाइब्रेरी जाते हैं, महीना में हम लोग को 600-700 रुपया देना पड़ता है। तो जैसे हम लोग का ये 5 महीना का एक हिसाब से शिक्षा वाला है, हम लोग को 600-700 रुपया हर महीना देना पड़ता है। इसीलिए हम होना चाहेंगे कि यहाँ एक सरकारी लाइब्रेरी होना चाहिए। इस पर आप आगे इसको बात को ले जाइए, हम नहीं होना चाहते। बिल्कुल, ये तकलीफ दे है कि पढ़ने के जगह का चुनाव करने के लिए हम जैसे मध्यम गरीब वर्ग के लोगों को 700-800 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बुंडो ही नहीं, ये तो अनुमंडल है, हर एक प्रखंड में प्रखंड का जो अपना कैंपस है, उस कैंपस में एक बेहतर लाइब्रेरी होना चाहिए, और एडवांस लाइब्रेरी, हम जो कहते हैं ई लाइब्रेरी, ठीक है, तो वो होनी चाहिए। किताबों के साथ साथ हम जो अत्याधुनिक हम कंप्यूटराइज लाइब्रेरी देखते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि हमारी सरकार जो भी अब तक बनती रही है कभी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं लाई है, दूसरे योजनाओं की पूर्ति में व्यस्त होती है, जहां से अधिक हम उगाही कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। हम आपको बात कर रहे हैं, ये तो लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम जहां से जिस स्कूल से पढ़कर निकलते हैं, आप उन स्कूलों की व्यवस्था को आप देख लें, किस तरीके से हमारी वहां की व्यवस्था है। 1 से 5 या 1 से 6, 1 से 8 तक की अगर हमारे कक्षाएं हैं स्कूलों में, तो 1 टीचर या 2 टीचर से स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। ये कितनी तकलीफ दे है आप समझ सकते होंगे। और वो जो हमारे 2 शिक्षक हैं वो MDM, जो हमारा मिड डे मील है,
उसके लिए वो परेशान होते हैं कि हम कैसे बच्चों को MDM प्रोवाइड करें। तो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था और उसका स्तर क्या हो सकता है, आप चूंकि सरकारी स्कूल से गुजर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं। तो हमारी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और हमारे हर एक प्रखंड में एक एक लाइब्रेरी होना चाहिए, बेहतर लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ पाए। ये जो बुंडो लाइब्रेरी की आपने बात की, हम इस पर पत्राचार के माध्यम से आवेदन लिखकर हम चाहेंगे कि बुंडो में कम से कम अभी के पीरियड में इसको लेकर विभाग आगे बढ़े। और आपको बता दें, ये बुंडो कॉलेज भवन जो है, उस भवन वो जो जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें जो 9 करोड़ रुपये की लागत से आपके यहाँ भवन का जो निर्माण कराया गया है, तो उस वक्त हम लोगों ने इस विषय को लेकर अपना आवेदन दिया था विभाग को, और जो स्वीकृत किया गया, अच्छा लगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि बुंडो में कम से कम एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। दादा सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार। और खतियानी जोहार। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे सर कि जो अभी पंचकर्मा जो सिलेबस आप लोग JCC का एग्जाम को देखने को मिला, इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक देखने को मिला। हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट, जो अभी एग्जाम रिसेंटली जो हुआ कल के दिन में, उसमें हमारा जो पंचकर्मा जो विषय का सिलेबस था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। इसमें हमारे जितने गुरुजन जो कल हम लोग सामूहिक बैठक कर रहे हैं पंचकर्मा भाषा विभाग से लेकर, तो इसमें कहा है कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो रहे हैं, जो हमारा जो पंचकर्मा भाषा है, ये भाषा कल के दिन में हम लोग कोई बच्चे नहीं रखने जाएंगे। इस तरह से कि जो क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है, उस क्वेश्चन को बाहर पूछा जा रहा है, और किस तरह से क्वेश्चन हम छोटा सा क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स से भी, और हमारे जितने बड़े छोटे भाई लोग सबसे। सत्यनारायण पूजा किस दिन माना जाता है? पूर्णिमा के दिन। लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन ये है कि किसी भी दिन आप सत्यनारायण पूजा मना सकते हैं। ये सही है क्या? ऐसा क्वेश्चन CGL में देखने को मिलता है। हमारा पंचकर्मा भाषा का ये हाल आ गया है। तो हम अगर पढ़ के जाएंगे कि सत्यनारायण पूजा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो क्या मेरे फादर डेट करेंगे उस दिन आप सत्यनारायण पूजा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये जायज है और कहीं ना कहीं गलत है, और ये मानसिकता ही गलत है। आपको बता दें, JSSC के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमने पहले जैसा कहा कि हमारे जो नेतागण हैं या फिर विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे धन को अर्जित करें, इनका एक प्रयास होता है। तो JSSC के माध्यम से आपने CGL की जो बात की है, वो उनका परीक्षा लिया जाना ही गलत था। आपने पहले देखा होगा कि प्रश्न लीक के मामले आए, उसको रद्द किया इन लोगों ने। फिर अभी जो एग्जाम किए गए हैं, एग्जाम कराए गए सितंबर में, तो उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। इस पर भी बहुत सारे आरोप लगे। आपके द्वारा जो प्रश्न लाए गए हैं वो भी बिल्कुल जायज है। तो ये चाहते ही नहीं है विभाग के लोग कि हम जैसे हमारे गांव क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं वो बेहतर जगह तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जब सही सही जगहों पर स्थापित हो जाएंगे तो उनकी चलती खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात, वो यह भी नहीं चाहते हैं कि हम जैसे गांव के लोग वहां पर पहुंचे। अगर पहुंचेंगे तो कैसे उनको धनोपार्जन होगा नहीं, 25 लाख 30 लाख रुपया आप देंगे नहीं। इसलिए उल्टी सीधी जो है प्रश्न को लाकर हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं छांटने का एक प्रयास है ताकि हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो छट जाए। दादा दूसरा क्वेश्चन हमारा कि जो क्वेश्चन ही से मिस्टेक हो रहा है,
अगर हमारे गुरुजन जितने हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी सहायक रिसेंटली कुछ दिन पहले सहायक टीचर का भी एग्जाम हमने देखा, उसमें भी हमने बैठा, लेकिन जो 1 to 5 करना क्वेश्चन का 6 to 8 को जब 1 to 5 में डाला गया, इसमें क्या करना है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि हमारे जो छात्र नेता हैं राजू बाबू, ये इसको लेकर काफी आंदोलित थे और इनका प्रयास रहा डीसी को देना है या फिर विभाग के सेक्रेटरी को देना है, वहां तक इन्होंने पत्र पहुंचाने का काम किया। और हम तमाम लोग हमेशा ही अग्रसर हैं, संघर्षरत हैं कि हमारे छात्रों को कैसे न्याय मिले, कैसे उनको उचित अवसर मिले और जगह कैसे वो पहुंचे, उनको उनका मुकाम कैसे मिले, तो हम लोग हमेशा ही चाहते हैं। लेकिन तकलीफ की बात है कि जेएसएससी जैसी संस्था जो आयोग है वो नहीं चाहती है, तो इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि हमारी जो एक सोच है वो अगर सोच साकार होती है, मूर्त रूप हम अगर दे पाते हैं, तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिसकी भी सरकार रहे, हम लोग अकेले ही उसकी सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी है। और हमारे बिंदु है सर कि हमारा जैसे पंचकर्मा भाषा है उसका एक केंद्र बिंदु नहीं है हमारा। जैसे इतना हमारा क्षेत्र है पंचकर्मा क्षेत्र, तो पंचकर्मा क्षेत्र के लिए भी एक पंचकर्मा विभाग भी बना। जब पंचकर्मा विभाग बना, इसका एक ऑफिशियल कोई एक केंद्र बिंदु एक ऑफिस तक नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन कल सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस बन गया तो हम किनके पास जाएं कि सर हमारा सिलेबस आप किस अकॉर्डिंग ऐसे कैसे छापती है? बिल्कुल, ये आपको हम बताएं, जेएसएससी जो है उसके अध्यक्ष अभी दूसरे कोई बन गए हैं। पहले एक जो लेडी हुआ करते थे जेएसएससी के, हाँ, तो जेएसएससी की जो लेडीज थे, नाम हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो हम उस वक्त उनसे मिलने गए थे और ये आपके पंचपरगना के विषय को लेकर ही गए थे। हमारे संग आपके बुंडू क्षेत्र के भी कुछ एक जो टीचिंग है, टीचर हैं, तो वो लोग भी गए थे और इसका समाधान हम लोग भी चाहते थे, परंतु उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी विभाग को इस तरीके से कोई निर्देश नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग काफी असहज महसूस कर रहे हैं आपसे बात करने में। तो हम और हमारी जो पार्टी है खतियानी झारखंडी पार्टी सदैव चाहते हैं कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको उसका स्थान मिले, ताकि हम लोग कल के समय में बेहतर जगहों को अचीव कर सकें, बुलंदियों तक पहुंच सकें। और एक हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा जैसे पंचकर्मा क्षेत्र में हम चाहते हैं कि कला के क्षेत्र में भी एक कला का मुख्यालय बने पंचकर्मा में, कि ताकि हमारा जितने मादर हो, ढोलक हो गए, बांसुरी के सारे एक जगह पे रहे, ना कि कल के दिन में ये हमारा विलुप्त की कला में आ जाएगी। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, कला के क्षेत्र में कभी यहाँ के सरकारों ने, सरकार जो भी जिनकी भी रही, कभी इन्होंने इसको अवसर देने का काम नहीं किया। जो भी हमारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, और हम आपको बता दें कि जितने भी नागपुर इंडस्ट्री के लोग हैं वो लोग भी आते हैं, जिसे हम अपना स्टार मानते हैं। बहुत सारे स्टार हैं, रमन उमन, चाहे और भी वर्षा है, तो बहुत सारे लोग आए थे, हमसे मिले भी। वो लोग भी कहे कि हमारे कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है हम लोगों को, हम लोग कोई रियायत नहीं मिलता। अगर कोई हमारा सिनेमा रिलीज करना होता है तो उस पर जो टैक्स हम लोग को फ्री होने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, या फिर हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो ये तकलीफ दे है। तो हालांकि कुछ एक लोगों ने कला भवन बनाकर रखा है, जैसे कि अपना व्यक्तिगत सोच लिया है कि ये हमारा खुद का है। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, और निश्चित रूप में पार्टी भी ये मानती है, हमारी खतियानी पार्टी मानती है कि आने वाले दिनों में खतियानी पार्टी को यदि मौका मिलता है तो बेहतर करने का काम करेगी। और एक हमारा जैसे आपका सिल्ली जो विधानसभा पर, सिल्ली विधानसभा में स्टूडेंट आपका स्टेडियम है, मगर हमारा गुंडू में बस एक मात्र का 2 ही मैदान ग्राउंड को बस कर दिया है। इसमें हमारा चाहना है कि जितने स्टूडेंट की एक हमारा आउटडोर स्टेडियम बनना चाहिए। बिल्कुल बनेगा, पहुंचने दीजिए।
हेलो, माइक पकड़ सकते हैं, जिनको पूछना है हाथ उठाइए, माइक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर जो ऑनलाइन के द्वारा जो प्रश्न है वो भी बीच बीच में मैं भैया से पूछ रहा हूँ, आप लोग सोचते रहिए और हिम्मत थोड़ा जुटाइए, डरने का कोई बात नहीं है। भैया आपके लिए एक मैसेज प्रश्न है। नितेश कुमार, ये सोनातू क्षेत्र से हैं, इन्होंने एक मैसेज भेजा आपके लिए कि मैं जब भी गांव जाता हूं तो भैया के कार्यकाल में जो शिलान्यास हुए हैं उनमें एक बूढ़ी माता का नाम अंकित होता है और उन्हीं के द्वारा वो शिलान्यास करवाते थे, तो ऐसा ही वो क्यों करवाते थे, ये मेरा प्रश्न है भैया। जब आप मेरा मानना है कि हमारी उत्पत्ति नारी से हुई है और नारी सर्वोपरि है, मां सर्वोपरि है, मां से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में। और इसलिए हमारी जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास किया गया हमारी विधानसभा में है, तमाम विधानसभाओं में तमाम जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए और कार्यक्रम में जो शिलापट लगे, शिलापट में जिसका नाम अंकित हुआ उद्घाटनकर्ता के रूप में, वो नाम होता था उस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम, जिसे हम कहते थे कि हमारी ये सबसे बुजुर्ग महिला है, हमारी बूढ़ी माँ है, तो उसके नाम से हम लोग शिलापट में नाम अंकित करवाते थे। और उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, हम लोग शामिल होते थे और उद्घाटनकर्ता के रूप में उसका नाम अंकित होता था। हमारी उपस्थिति में माँ कमला देवी के हाथों शिलान्यास किया गया, तो माँ शीला देवी के हाथों शिलान्यास किया गया, तो ये होता था। और उद्घाटन में भी उनका ही नाम होता था। जैसे हम लोगों ने सिडनी में बहुत सारे भवन बनाए हैं, तो उन भवनों का उद्घाटन भी वही करते थे और शिलान्यास भी वही लोग करते थे। तो हमें लगता है कि माँ के आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने भगवान को देखा नहीं है, पर जब से हमने देखा है माँ का प्यार हमारे गांव में भी मिला है, हमारी जो माँ का मिला है वो सबसे बढ़कर मिला है और वही हमें अजीज है। इसलिए हम लोग बूढ़ी माँ का नाम जरूर शिलापट में डालते थे। पीछे से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं बार बार पीछे का जिक्र कर रहा हूँ, आगे में जो बैठे हैं वो लोग भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। खतियानी जवाहर भैया, मैं सूरज। हम यही चाहते हैं कि जो झारखंड जेटेट का एग्जाम अभी जो सिलेबस ले रही है, जो आया है, जो हिंदी है या आर्ट्स में देखा जाए या फिर साइंस को लेकर देखा जाए, तो दोनों को एक ही टाइप से सिलेबस को सेट किया गया है, जो कि हम लोग के यहाँ के मूल निवासी के स्तर से काफी अलग है। और हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस मुद्दा को एक बार लिखित माध्यम से इस सिलेबस को सुधार करने के लिए एक बार प्रयास करें। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर सिलेबस गलत है तो इसको लेकर हम लोग चाहेंगे कि उस पर सुधार हो और शिक्षा मंत्री को हम भी आग्रह पत्र भेजेंगे कि वो बेहतर सिलेबस बनाकर एग्जाम कंडक्ट करें। और दूसरी बात ये जेटेट जो है, हमको लगता है ये दूसरी या तीसरी बार होगा हमारे इस झारखंड में, तीसरी बार। तो जेटेट का एग्जाम हो, बेहतर तरीके से हो, बेहतर सिलेबस के साथ हो। हम इसको लेकर जरूर यहाँ के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को अपना आग्रह पत्र भेजने का काम करेंगे। पीछे से जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे
दादा आपसे बिरयानी यार आपसे एक सवाल है जैसे कि पंचकर्या कॉलेज जनमाता कॉलेज है उसमें से जो स्थानीय यानी जो पीजी का प्राइज होता है उसमें से पंचकर्या कुमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इसका प्राइज कौन होता है जैसे कि आपका पंचकर्या कुमारी हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश और किसी का सब्जेक्ट का प्राइज होता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसका प्राइज क्यों नहीं जो पीजी का प्राइज होता है उसमें से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट का प्राइज नहीं होता है एडमिशन नहीं होता है। अगर इस तरीके की बात है तो यहाँ के कुलपति को हम लोग ये बताने का जरूर काम करेंगे कि कुलपति को 2 बार नोटिफिकेशन भी दिया गया है उसमें से जो एमएससी और स्टडी क्लास का प्राइज उसमें से भी जो मंत्रिप्रिय कुर्बानी का जो एडमिशन होता है उसमें से भी ओनली 60 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। बिल्कुल ये तकलीफदेह है और हम चाहेंगे कि हर विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि पढ़ाई हो और जहाँ कहीं भी बात रखने का हमें मौका मिलेगा निस्संदेह हम लोग इन 1-1.5 महीनों में करने का काम करेंगे। और अगर आने वाले दिनों पर हम लोग जगह को प्राप्त करते हैं तो हम लोग तो डांके की चोट से हम लोग उसको मनाने का काम करेंगे, कहलाने का काम करेंगे, नहीं मानेगा तो समझाने का काम करेंगे। हेलो, ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग लाइए ताकि भैया के जहन में वो सारी चीजें आएंगी। बाद में लिखित रूप से भी वो सब ली जाएंगी आपकी समस्याएं, लेकिन आप लोग मौखिक रूप से भी रख सकते हैं भैया के सामने प्रश्न। भैया हम लोग का 5 प्रकार से जब फूल का सिलेबस होता है तो कुछ दिन बाद ही फूल नष्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? भाई ये आपके द्वारा जो प्रश्न लाया गया है बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे जो लीडरशिप हम जिसे कहते हैं, जो नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार है और इसके जो सहयोगी की भूमिका में होते हैं जिनके मार्फत पुलों का निर्माण कराया जाता है, संवेदक, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेवार है। सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। सत्ता के शिखर पर हमारे विधानसभा में एक बमलाटी का पुल है जो कि हमारा विधानसभा और आपके तमाम विधानसभा को जोड़ता है। तो हाँ, बस वही हराडी पुल। तो उस पुल के टूटने के बाद ही हमने यहाँ के जो सत्ता शिखर पर बैठे व्यक्ति हैं, हेमंत जी, उनको हमने पत्र लिखने का काम किया और अपने सोशल मीडिया के हैंडल से भी हमने इसे बताने का काम किया। लेकिन तकलीफ की बात है कि इन लोगों ने इस पर अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया है। हमने कहा भी था कि ऐसे संवेदक को आप दीवार करें, ब्लैक लिस्टेड घोषित करें और उनसे तमाम उनके उस पुल में जितने भी हमारे सरकारी कोष से पैसे खर्च किए गए हैं उस पैसों का रिकवरी कराने का काम करें। परंतु कहीं ना कहीं हमारे जो लीड करने वाले लोग हैं वैसे लोग मिले हुए होते हैं जिसके कारण उनको संरक्षण मिलता रहता है। परंतु आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप याद करें जब 2014 और 2019 का पीरियड था, इन 5 सालों में ऐसी घटना नहीं घटी है। और उस वक्त जो भी पुल का निर्माण किया गया है विधानसभा में, एक भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। तमाम पुल गुणवत्तापूर्ण है।
जो ध्वस्त है उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है? भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट संवेदक दोनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। तो निश्चित रूप में अब मान कर चले, अगर हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी के विधायकगण अगर उस सदन में प्रवेश करते हैं, उस सदन का हिस्सा बनते हैं, तो संदेह ऐसे दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। खतियानी जवाहर भैया। खतियानी जवाहर भैया, मेरा प्रश्न आपसे है कि हमेशा हर कोई नेता, चाहे जो भी पार्टी पॉलिटिक्स लोगों के बीच में आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग सत्ता में आने के बाद ये चीज कर देंगे, जो चीज आज तक हम लोग को ठगा गया है, आज तक कोई भी नेता पूरा नहीं किया है। क्या भरोसा है कि आप सत्ता में आने के बाद वो चीज को पूरा कीजिएगा? एक चीज आपको बताएं कि सत्ता, पावर ऐसी चीज है जो कि विकास की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। आप सत्ता में रहेंगे तो ही आप नीति बना सकते हैं, सत्ता में रहेंगे तो ही उस नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम आपको बताएं, कुछ एक लोग जो होते हैं वो दुरुपयोग करते हैं, कुछ एक व्यक्ति सदुपयोग करने की इच्छा रखते हैं। तो हम जैसे लोग सदुपयोग करने की इच्छा रखते हैं और हम आपको बताएं कि आप हमसे भी ऐसी उम्मीद रखें। निसंदेह आने वाले दिनों में बेहतर होगा, बेहतर करेंगे। इसी प्रण के साथ हम लोगों ने कदम को बढ़ाने शुरू किए हैं और ये कदम रुकेगा नहीं जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल पाती है। हमारी मंजिल विकास की मंजिल, और वो विकास आएगी हमारे एक एक व्यक्ति के हाथों में जब तक हम लोग रोजगार नहीं दे दें, हमारे एक एक व्यक्ति को पहचान नहीं दे दें। हमारा संघर्ष विराम नहीं देगा। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है भैया कि जैसे कि एक भाई ने कहा कि जैसे हम लोग बहुत सारे सोनातु, तमाड़, भुंडू, अगल बगल गांव घर से पढ़ने के लिए भुंडू आया करते हैं और हम लोग का रहने के लिए उचित घर और मकान भी नहीं मिल सकता है हमारे अनुसार। जैसे हम लोग को जितना प्राइस मनी यहाँ पर लगता है एक महीना रहने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब व्यवस्था अगर जैसे लड़कों के लिए पिछड़ी हुआ सबके लिए बन रहा है छात्रों को रहने के लिए, तो ये सुविधा लड़कियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये सुविधा लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। आप सुने होंगे बहुत सारे जगह हैं, जैसे दुमका है, धनबाद है और पाकुड़ है, साहेबगंज है। वहां पर मेरे संग राजू बाबू हैं, ये गए थे। वहां पर लड़कियों के लिए छात्रावास अलग अलग से बनाए गए हैं। तो आने वाले दिनों में हम भी चाहते हैं कि हमारे हर एक कॉलेजों में लड़कियों के लिए भी छात्रावास हो, लड़कों के लिए भी छात्रावास उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज है आपका कहना, और तभी हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं जिन्हें कि आज अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मोटी रकम चुकानी पड़ती है, वो पैसे रहने में ना खर्च करके किताब कॉपी में खर्च कर पाएंगे। धन्यवाद भैया। मेरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपसे है कि जिला वाइज PC2 को 0 क्यों किया जा रहा है? बहाली में जिला वाइज PC2 को 0 कर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों, आपका क्या राय है? ये चूंकि नैतिक मामला है और इसको डिसाइड करने के लिए जो सरकार है, सत्तासीन सरकार होती है, वो इसको डिसाइड करती है।
पर हर एक वर्ग को भागीदारी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, पार्टी का मानना है। तो आने वाले दिनों में जब बेहतर होंगे, हमारी पार्टी की स्थिति सुदृढ़ होगी, निसंदेह ये चीजें नहीं होंगी, जो विसंगतियां हैं, नीतिगत जो मामले हैं वो सुदृढ़ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हमारे साथी जितने भाई लोग आए, भाई भैया से बात करो सबको, जैसे इसका उसका फेस देखने से अच्छा है कि आप लोग भैया से मिलने का सौभाग्य मिला है आज, और आप लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इस पर इतना पढ़े लिखे हो गए, आप लोग आपस से बात कीजिए भाई लोग, हम सब यही रिक्वेस्ट। भैया खतियानी जवान, खतियानी जवान, आप जो ये खतियानी नीति और नियोजन नीति की बात कर रहे हैं हम सबके हित के लिए, तो इसके लिए आप 24 साल से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। फिर अहमद जी के साथ में आप आए, आपको भी लगा था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन मैंने भी बीच में ही पत्ता काट दिया, फिर आप वहाँ से वापसी कर ली। तो आपको क्या लगता है, क्या ये हो पाएगा? और इसको होने के लिए आपकी जो पार्टी है, खतियानी झारखंडी पार्टी, क्या सोच रहे हैं? आगे की रणनीति आप क्या बना रहे हैं, और कब तक आपको लगता है कि ये सब काम हो पाएगा, कि केवल हम लोग का राह ताकना ही बचेगा? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि ये हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, हमारी सबसे बड़ी चाहत है, मंशा है, और इसी चीज को पाने के लिए हमारा राजनीति में पदार्पण हुआ है। और हेमंत सोरेन जी ने एक कमिटमेंट के साथ सत्ता को संभालने का काम किया। यहाँ के लोगों को हर एक चुनावी सभा में ये बताने का काम किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सत्ता को हम संभालते ही, हम यहाँ के प्रदेश के मुखिया बनते ही, हम इस प्रदेश में खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति को लाएंगे, यहाँ के बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और चूंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में निहित है, लिखी हुई है, परंतु इस कमिटमेंट को उनके द्वारा नहीं पूरा किया गया, इसीलिए हमने सत्ता को त्यागना उचित समझा। आज हम लोग अगर सत्ता को त्यागे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खतियान के आधार पर स्थान नीति कैसे बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति कैसे बने, हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार कैसे मिले, इसी के वास्ते। तो सत्ता कोई मायने नहीं रखता है अगर इच्छाएं प्रबल हो। तो हमारी इच्छाओं को आप जैसे लोग ही ऊर्जा देने का काम करते हैं, और आप ही हमारा फ्यूल है, आपसे ही हमें शक्ति मिलती है। तो निसंदेह इसी सोच के साथ अगर हम राजनीति में आए हैं, इसी सोच के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी सोच को अगर हमने आगे बढ़ाते हुए सत्ता को त्यागा है, तो आने वाले दिनों में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति जरूर बनेगी, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। भैया खतियानी जवान, मेरा एक क्वेश्चन है कि सुनने में आया था, हम लोग का बुरा कुत्ता बोलता है कि आपको कहीं मार के फेंक दिया गया था या फिर कुछ किया गया था, सुनने में आया, क्या ये सच है? हाँ, ये तकलीफ दे है और ये सच है, और ये जब हमें याद होता है तो हमारे खून की रफ्तार भी दोगुनी बढ़ जाती है। खैर, आज नहीं तो कल ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, और निसंदेह कानून पर हमें विश्वास है, भरोसा है। कानून के अलावा आप जैसे लोग
वैसे लोगों को सजा देने का काम भी कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वैसे लोग जो सत्ता में हमेशा काबिज रहा करते थे, उसे सत्ता से बेदखल भी आप जैसे लोगों ने ही किया है। ये ऊपर वाले की महिमा है, ऊपर वाला ये देखता है। तो निसंदेह इस तरीके से घटना नहीं घटनी चाहिए जो हमारे साथ घटी है। और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत जैसे बना दिया गया तो ये तकलीफ देह है और बातें सच है। इस जो घटना हुई थी सिल्ली के हाकेदार में हुई थी और ये 2003-04 का समय था, 2004। और ये जो घटना हुई थी तो उस वक्त हम लगभग 8 घंटे 10 घंटे बेहोश थे। और जब ये घटना हुई तो इन लोगों ने हमें मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। और एक ट्रेकर वाला, पहले ट्रेकर चला करता था हमारे क्षेत्र में, ट्रेकर। तो एक ट्रेकर ड्राइवर ने उठाकर अपने ट्रेकर से रिम्स लेकर गया और फिर वहां पर हमारा इलाज हुआ। लगभग 8 से 10 घंटे बाद में हमारा होश आया और होश आने के बाद में हमें पता चला कि किस व्यक्ति ने हमें यहाँ पर पहुंचाने का काम किया है। तो धन्यवाद हम अभी भी उसको देना चाहेंगे। तो ये तकलीफ दे था और हम चाहेंगे कि इस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदी को या फिर राजनीति में इस तरीके से जो व्यक्तिगत दुश्मनी साधी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। भैया ये स्थान कहाँ का था? ये सिल्ली क्षेत्र के हाकेदाग है। हाकेदाग पंचायत एक जगह है, हाकेदाग गांव है, तो वहीं की घटना है। और इसमें सत्ता पर बैठे हुए लोग शामिल थे। फिर एक क्वेश्चन है कि आप तो छात्र का मसीहा है, सुनने में आया कि आप एक हीरो भी हैं। शायद दानाडी के सामने एक तम्बाकू या फिर किसी चीज का फैक्ट्री है, वहाँ भी कुछ ऐसा घटना हुई थी जिससे आप जो वहाँ पेड़ लगाया हुआ है शायद उसको आप उछल के पार हो गए थे या कुछ ऐसा सुनने में आता है, क्या ये सच है? नहीं, हम लोग फिल्मी हीरो नहीं बनना चाहते हैं, हम तो खैर रियल हीरो बनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, हमारी माँ हो, बहन हो, हर एक के दिलों में हमें पनाह मिले, जगह मिले। हम उस तरीके का हीरो बनना चाहते हैं। और ये जो फैक्ट्री है, गलत तरीके से वहाँ अवैध धंधा होता था जिसमें कि नशीली दवाएं बनती थी। तंबाकू फैक्ट्री की आड़ पर नशीली दवा बनाई जाती थी और उसका वो लोग मार्केटिंग किया करते थे। तो हम लोग उसको बंद करवाने का काम किए, वहाँ पर धरना देके रात जाग कर उसको घेर कर फिर पुलिसिया तंत्र को हम लोगों ने सूचित किया, प्रशासनिक पदाधिकारियों को बताने का काम किया। फाइनली आज बंद है। ठीक है, उछलने कूदने की बात तो अलग है। हम लोग जब दौड़ सकते हैं 21 किलोमीटर तो चारा दीवारी फाड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। भैया खतियानी जवाहर भैया, हमारे झारखंड प्रदेश में 24 वर्ष हो, उसके बाद से स्थानीय या नियोजन नीति बार बार सुधार होता गया या उसको बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी सरकार एक रिजिड रूप से उसको बना क्यों नहीं रही है? उसकी रीजन क्या है? तो सरकार इसको ऐसे से नहीं बनाना चाहती है जो हमारा हर एक बार उसमें एम्बिग्यूटी आती है, कुछ उसमें दूसरी पार्टियां या कुछ लोग उसमें दोष निकालते हैं। इसको एक निर्धारित रूप से 24 वर्ष की क्यों नहीं बना पाई है? हमने पहले जैसे कहा कि यहाँ की जो भी सरकारें बनती हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा को बाजार के रूप में देखती है, उससे पैसे का उगाही करती है, इसलिए वो नहीं चाहती है। साथ साथ उसके जो अपने लोग होते हैं, लोगों को कैसे हम एडजस्ट करें, वहां तक पहुंचाने का काम करें। एसपी हो, डीएसपी हो, एसपी डीएसपी की बात नहीं करते हो, बट डीएसपी हो या फिर बीडीओ हो, सीओ हो, दरोगा हो, टीचर हो, आपका दरोगा सिपाही हो, तमाम जगहों पर अपने अपने लोगों को कैसे हम संजोएं, उसका एक प्रयास होता है। और इसीलिए ये स्थानीय नीति नहीं बनाना चाहती है और नियोजन नीति नहीं चाहती है। परंतु हम आपको बताएं
कि हमारा जो झारखंड प्रदेश बना है, इस प्रदेश की कल्पना हमारे जो आंदोलनकारी साथी किया करते थे। काफी जद्दोजहद के बाद हमारा ये झारखंड बना है। बाहर का जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवास कर रहा है, जो यहाँ पर रास्ता चला रहा है, वो कभी नहीं सोचता था, कभी ये सोच भी नहीं पाता था, कभी सपना नहीं देखता था कि झारखंड अलग होगा। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते थे कि झारखंड अलग नहीं हो सकता है, लेकिन आज झारखंड अलग हुआ। हम आपको अपनी एक बात बताते हैं। रांची में एक संत जॉन स्कूल है। संत जॉन नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेवियर कॉलेज के पास में है। तो संत जॉन में एग्जाम देने के लिए हम गए हुए थे। वहां पर क्लास 6 में भर्ती के लिए एग्जाम होता है, तो हम देने गए थे अपने पिताजी के साथ। जिस दिन हम स्कूल गए थे एग्जाम के लिए, तो उसी दिन एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आयोजित थी, जिसके लीडर अगुवाई करने वाले व्यक्ति शिबू सोरेन थे। तो उस दिन बहुत बड़ी कतार, मतलब हमने पहले कभी इतना नहीं देखा है। आज तक के इतिहास में हमने उतने लोगों को एक साथ नहीं देखा है चलते हुए। मतलब हजारों हजार, 50,000, 60,000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम और हमारे पिताजी सड़क के किनारे खड़े थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। तो पिताजी को हमने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा कि झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसके अगुवाई कर रहे हैं शिबू सोरेन जी। आज मोराबादी में आज इसका एक बहुत बड़ा रैली है, और ये जो हम लोग सड़क में चलता हुआ देख रहे हैं लोगों को, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारा झारखंड दो। तो वहीं पर जो बाहर के लोग थे, वो लोग भी वहां पर खड़े थे। उनके जरिए कहा गया कि ये लोग बेवकूफ है, झारखंड कभी अलग होगा जी, कभी अलग नहीं होगा। आज देखिए संघर्ष का परिणाम है। हमारे यहाँ के लोग जो बलिदान हो गए, निर्मल महतो की बात करें, विनोद महतो की बात करें, या फिर हम यहाँ पर शिबू सोरेन जी की बात कर लें, या फिर अन्य जो भी हमारे आंदोलनकारी साथी रहे उसकी बात कर लें, उनके संघर्ष के बदौलत आज हमारा झारखंड हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ, जो कि सोच से परे था, उस कल्पना को हमारे यहाँ के लोगों ने साकार किया। ठीक उसी तरीके से आने वाले दिनों में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को हम जैसे लोग जरूर लाएंगे, ये हमारा विश्वास है। आप जैसे लोग सिर्फ इस संघर्ष को गति देने का काम करेंगे। सबसे पहले बाबूलाल जी है, अर्जुन टोडा है, रघुवर जी है, हेमंत सोरेन है। उनका भी आई थिंक पहले ये एजेंडा रहा होगा कि खतियानी के साथी से लेंगे, लेकिन पूरी भी नियोजन नीति भी बनी है, आई थिंक के आधार पर बनी है। तो उस समय से जितने भी बाहरी हैं, वो या तो नियोजन में नहीं है, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो या लोकल के आधार पर वही जाके अपना सारे दिखाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ के झारखंड के जो मूल है उनको एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये तो लूप होल 24 वर्ष से चला आ रहा है, तो उस लूप होल को इतनी सारी सरकार है, तो वो क्यों, मेरा मुद्दा यही है कि वो लूप होल को बंद क्यों नहीं कराते? मुझे तो सेकेंडरी चीज होगी। जब एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ITI कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उसमें जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय भी यही हाल है। जो बाहर के आते हैं, पहले तो कागज के बनते थे, आए बनाने और एडमिशन ले ली, उसमें भी लूप होल चलता आ रहा है। उस समय से एडमिशन होते आ रहे हैं, अभी तक मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन उस समय से लूप होल चलते, तो ये लूप होल बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर उनके स्वार्थ निहित है और दूसरी कोई बात नहीं है। ये अति स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए ये सब चलता आया है, नहीं तो ये सारी चीजें हम सबों को देखने नहीं पड़ती। इसमें आपकी राय क्या होगी, आपकी मतलब विजन क्या होंगे जो इस लूपहोल को बंद किया जा सके? एक एक चीजों को, जो भी आपको लगता है गलत है, एक एक गलतियों को हमारा यही प्राथमिकता होगा कि एक एक गलतियां सुधरे और हम सबों को एक बेहतर चीजों को देखने का अवसर मिले। धन्यवाद। हेलो, लाइव में कुछ भैया का फेसबुक लाइव चल रहा है, तो कुछ प्रश्न आए हैं उससे।
एक भाई है ललित कुमार, वो पूछ रहे हैं भैया आप इंजीनियरिंग छोड़ के राजनीति में क्यों आए? आप मेरा जवाब दें। ललित कुमार जी, उनका आप जवाब दें। इंजीनियरिंग मैंने किया है और हम भी चाहते थे कि हम एक बेहतर नौकरी करें और ऑफिस में जाएं, 10 से 4 की नौकरी करें, वापस आए, घर में सो जाएं। परंतु स्थितियां ही ऐसे बनी, यहाँ के जो लीडर्स हैं जिनके द्वारा हमें ट्रस्ट किया गया, आप जैसे जो भी हैं छात्र हैं, उनकी समस्याएं सुनी, तो फिर हमें भी ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में हमें इंजीनियर बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम संघर्ष करें और संघर्ष को मुकाम दें और संघर्ष को गति देने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टैंड की आवश्यकता थी और वो स्टैंड एक राजनीतिक मंच ही दे सकता है। इसलिए हम लोगों ने पॉलिटिक्स को प्रेफर किया और फिर हम लोग राजनीति में आए। एक एक चीजों का समाधान कैसे हो, हर एक समस्याएं जो बुनियादी समस्याएं हैं वो कैसे खत्म हो, हमारे यहाँ की लोगों को पहचान कैसे मिले, हमारे हाथों को रोजगार कैसे मिले, तो इन चीजों को देखते हुए हम लोग आज नहीं हमारे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएं कि 2001 में 2 में हम कभी नहीं सोचे थे कि हम राजनीति में आएंगे। हम लोग अपना दिनचर्या शुरू करते थे सुबह के एक्सरसाइज से, फिर पढ़ाई करते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज से निकलते थे, फिर शाम में सोते थे। हम लोग यही सोचते थे कि आने वाले दिनों में हमें एक आदत नौकरी करनी है, बेहतर तरीके से गुजर बसर करना है। तो ये एक घटनाक्रम है और हम और हमारे झारखंडी जो उपेक्षित हैं, कैसे हमें मान मिले, कैसे सम्मान मिले, कैसे रोजगार मिले, इसी के लिए हम लोग राजनीति में आए और राजनीति में हमारा पदार्पण हुआ। ललित बाबू खतेरे जो है पीछे से माइक पकड़ेंगे जिनको प्रश्न पूछना है आगे का। बहुत कम मौका मिलता है, आप थोड़ा सा हिम्मत जुटाएं और प्रश्न को करें। भैया आपके बीच में मेरा और एक प्रश्न है जो उस वक्त कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि हम लोग के बुंडू में एक टीचर ट्रेनिंग संस्था था जहाँ से हम लोग के गरीब विद्यार्थी अपने ट्रेनिंग को पूरा किया करते थे। वो संस्था को बंद किया गया। यहाँ की बुंडू का ही नहीं, झारखंड के जितने भी डीएलएड संस्था थे सरकारी वाले सबको बंद किया गया। तो हम लोग गरीब स्टूडेंट उतना पैसा एफोर्ड नहीं कर सकते कि उस स्तर उस डिग्री को प्राप्त कर सके प्राइवेट से। तो इस सरकारी जो डिग्री है हम लोग का डीएलएड का, उसको चालू करवाने के लिए आपका क्या राय है और इसका प्रयास कीजिए ताकि हम लोग का गरीब स्टूडेंट फिर से वो डिग्री को हासिल कर सके। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। तो इसके लिए जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं 1 से लेकर 5 की कक्षाओं के लिए, उसमें कैसे हम गुणात्मक कौशल डाल सकें शिक्षकों में, इसको लेकर एक ये कोर्स है। और ये तकलीफ देह है कि यहाँ के जो भी डीएलएड कॉलेज थे उसको बंद कराकर प्राइवेट कॉलेजों में इस पढ़ाई की शुरुआत की गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट की जब हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को बेनिफिट दिलाने का एक प्रयास चल रहा है जो कि यहाँ की सत्तासीन सरकार के द्वारा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये जो गलत हो रहे हैं, हम तो ये निजीकरण के विरोध में है ही, समय सा ही है। आप निजीकरण की बात कर लें, प्राइवेट जो डीएलएड की बात कर लें, या फिर बहुत सारे यहाँ पर जो ठेका में नियुक्ति होती है, संविदा कर्मी,
ये संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जब कभी नियुक्ति हो तो नियमित होनी चाहिए परीक्षा के आधार पर। आप देखेंगे झारखंड में तकरीबन 4 लाख संविदा कर्मी है, ठेका में नियुक्ति नहीं। हम तो कहेंगे सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब प्रश्रय मिल रहा है लोगों को, ये गलत है। तो आने वाले दिनों में खातियानी पार्टी चाहेगी कि ऐसे तमाम चीजों पर विराम लगे और जो डीएलएड कॉलेज जो हमारे बंद हुए हैं, जहां पढ़ाई नहीं हो रही, वहां पर शुरुआत हो, और जो ये प्राइवेट कॉलेज चलाए जा रहे हैं तो इस पर शिकंजा लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। और एक मेरा प्रश्न है, जैसे कि हम छात्र बड़ी उम्मीद से छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं और वो जो छात्रवृत्ति अप्रूव होने में हम लोग का 6 से 8 महीना से भी ज़्यादा हो जाता है और समय पर हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे भी जो आगे का पढ़ाई में दिक्कत होता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे रांची जिला में? ये रांची जिला की ही बात नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश की बात है और ये स्टूडेंट के साथ में नाइंसाफी है, अनदेखी की जा रही है। अब आप बताइए, हमारे छात्रों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, हमें न मिलती है, मतलब छात्रों को नहीं मिलती है। और वर्तमान समय में ये महज चुनाव से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है मैया सम्मान योजना। इसके तहत ये 1,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने का काम कर रही है, जो भी 18 से 50 वर्ष की जिसकी भी उम्र है, उनको 1,000 रुपये देने की बात कर रही है। आपको बताएं, ये ताज्जुब की बात है कि एक महीने का जो खर्च आता है 4 अरब 80 करोड़ रुपये आते हैं। तो ये अगर खर्च हमारे स्कूली व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए जाते, हमारे बच्चों के लिए कराए जाते, पठन पाठन के लिए कराए जाते, स्कूलों में शिक्षकों के लिए कराए जाते, तो निसंदेह आने वाले दिनों में हमारा एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता, हमारे छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। परंतु ये सरकार की गलत नीतियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास है साजिश के तहत, ताकि वो फिर से इस सत्ता को प्राप्त कर सके। तो ये गलत है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और हम जैसे लोग, हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूछ सकते हैं कि चूंकि लाइट कट गया है तो आप लोग अपने से भी पूछ सकते हैं। आ गया, लाइट आ गया। हाँ, और कुछ प्रश्न है तो जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद हम लोग समापन करेंगे, बहुत लंबा समय हो चला है। कोई आगे बोलना चाहते हैं? ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। जोहार भैया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने कहा कि मैं हमेशा निजीकरण का विरोध करता हूँ, और हम जानते हैं कि जब हमारी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो हम जब इतने भारतवासी हैं तो सबको सरकारी नौकरी किस प्रकार प्रदान की जा सकती है? जब हम निजीकरण का अगर विरोध करेंगे तो ये किस प्रकार हो पाएगा? फिर हमारा झारखंड या हमारा प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा इस प्रकार से। निजीकरण कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे डीएलएड की, हम बात कर रहे हैं अभी के जो टेलीकॉम सर्विसेज की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं और भी जो सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी बैंकों की, ये निजीकरण है। हम बात कर रहे थे संविदा कर्मियों की, जिसको कि कहा गया है कि हम लोग को ठेका में नियुक्ति दे रहे हैं। हमारे जो बच्चों को आज अध्यापन के क्षेत्र में लगाया गया है, उसे भी घंटी आधारित शिक्षक के रूप में नाम दिया गया है। ऐसे चीजों की आज ये पारा शिक्षक है, वो भी कहीं ना कहीं आज अपेक्षित है। ऐसे चीजों की
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मनरेगा कर्मी हैं, NRHM कर्मी हैं, हमारे रसोइया हैं, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, तो इन्हें ठेका में रखा गया है और आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से बहुत सारे हमारे जो यहाँ की संस्थाएं चल रही है, संस्थान चल रहे हैं, तो उनको आज क्या हम कहें, उनको आज एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखा गया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा अभी प्रशिक्षित शिक्षकों की बात कर लें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप किसी को नौकरी देते हैं तो निसंदेह उससे आप एग्जाम लें और सरकारी नौकरी दें। हम ये कहेंगे कि अगर आप पारा शिक्षक को आज दिए हैं नौकरी, आज क्यों आंदोलित है पारा शिक्षक? इसलिए आंदोलित हैं क्योंकि उनको उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। NRHM कर्मी क्यों आंदोलित है? रोजगार कर्मी क्यों आंदोलित है? मनरेगा कर्मी क्यों आंदोलित है? आपके आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्यों आंदोलित है? कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों आंदोलित है? और इसको संचालित कौन कर रहा है? निजी व्यक्ति कर रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को ठेका दे दिया जाता है कि आप इसे चलाने का काम करें। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, इसलिए हमने कहा, या फिर हमारे बैंकों का निजीकरण हो रहा है, बहुत सारे कारखानों का हमारा निजीकरण हो रहा है, तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि निजीकरण हम ये भी पक्षधर हैं कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति अपनी कंपनी स्टैब्लिश करता है तो उसे एक लोगों को विश्वास में लेते हुए कि हम कौन सी आपको सैलरी देंगे, किस तरीके की आपको हम यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, तो इस आधार पर सारी मानकों को जब वो खड़ा उतरता है तो उसके बाद में कंपनी स्टैब्लिश करने देनी चाहिए। मतलब हमारे ये कहने का ये है तात्पर्य कि व्यक्ति हमारे ऊपर मनमानी न करे, व्यक्ति हमारा शोषण न करे। इसलिए हमने कहा कि हम निजीकरण का जो तरीका है, जो परिभाषा है, वो परिभाषा बदलना चाहिए। बेहतर सुविधाएं हमारे खतियानियों को मिलनी चाहिए। आज प्राइवेट जो भी कंपनियां खोल के रखे हुए हैं, कितनी हमारे जमशेदपुर में है, बोकारो में है, धनबाद में है, वहां पर हमारे जो लोग काम करने जाते हैं उनको किस तरीके से परेशान किया जाता है, या फिर उनके जो मिलने चाहिए, उनको जो हम कहें कि वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शोषण नहीं होना चाहिए। और सरकार की जो संस्थाएं थी, सरकार के द्वारा जो संचालित हो रहे थे अब तक जो संस्थान, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये हमने कहा। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। दादा कटियारी जोहार। तो मेरा आपसे प्रश्न ये होगा कि आप भी कभी हमारे दिल्ली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, नो डाउट, और हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली जो मोरी इलाका है, इलाको फैक्ट्री, वहां पर हमको जहां तक लगता है या हम जहां तक जानते हैं, हम लोग का झारखंड में आता है, पुलिस पॉइंट में दिल्ली विधानसभा अंतर्गत आता है, जो मोरी में हिंडाको फैक्ट्री जो लगा है। आप जब विधायक थे, इस पर आवाज उठाए कि नहीं उठाए कि हमारे झारखंड में या दिल्ली विधानसभा में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, और हमको जहां तक सुनने में आया है कि अधिकतर लोग बेंगोल से काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस पर आप कभी आवाज बुलंद किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, आपका कहना जायज है। हमारे विधानसभा में बोरी क्षेत्र में हिंडाल्को कंपनी संचालित है और हिंडाल्को कंपनी रन कर रही है। हम आपको बताएं कि जीतने के कुछ ही दिन में हम लोगों ने, हमें लगता है 7-10 दिन में ही हम लोगों ने हिंडाल्को का घेराव किया था। हिंडाल्को में मजदूरों के बहुत सारी समस्याएं थी जो हिंडाल्को प्रबंधन के द्वारा दी जा रही थी। तो तमाम समस्याओं पर हम लोगों ने विराम लगाने का काम किया। हम सबसे पहले आपको बताएं कि उनको जो ठेका पर मजदूर थे, ठेका मजदूर कर्मी, इसलिए हमने कहा ना कि ये मनमानी करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। उनके हाथों में पैसे दिए जाते नहीं थे, मतलब दिए जाते थे
बैंक के माध्यम से नहीं, उनके हाथ में पैसे दिए जाते थे, किसी खाता में उसका पैसा नहीं आता था। तो हमने कहा कि अगर किसी मजदूर को आप वेतन देते हैं तो उसके खाता में देने का काम करें, बैंक के खाते में उसका पैसा जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसमें जितने भी बिचौलिए थे, दलाल थे, उनका मनमानी खत्म हो गया। और हिंडाल्को में और भी बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया। हाँ, आपने जो कहा कि बंगाल के लोग आते हैं, तो निसंदेह बंगाल के बहुत सारे लोग हैं और अभी भी बंगाल के लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक हमने बार बार यही आपको कहने का काम किया है कि जब तक हमारे पास कोई ठोस नीति नहीं होगी, आप इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अगर हम सबों के बीच में नीति बनकर आती, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी हमारे यहाँ के 70 से 75% लोग को नियुक्ति देनी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, उसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। अगर इसे धरातल पर उतारा जाता तो हम सबसे पहले ये पूछने का काम करते कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा कि स्थानीय व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो आप यह बताइए कि स्थानीय व्यक्ति आखिर है कौन? आपने तो स्थानीय नीति बनाई नहीं, फिर स्थानीय व्यक्ति की बात आप कैसे करते हैं? तो इसीलिए हेमंत जी की मंशा जो है स्पष्ट नहीं है, उसकी मंशा गलत है। हम तो इसलिए आपको भी कहना चाहेंगे कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बन जाती तो हम ये परिभाषित कर पाते कि हमारा स्थानीय व्यक्ति कौन है। उस आधार पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी हम लोग यहाँ के स्थानीयों को नियोजित कराने का काम करते हैं। तो ये तभी संभव है जब हमारे बीच नीति बनकर आएगी। और भैया हम थोड़ा सा प्रश्न को राजनीति में ले जाएंगे तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा पूछ सकते हैं आप, कुछ भी प्रश्न पूछने के लिए आज यहाँ पर। जैसे कि आप भी एक नए पार्टी का निर्माण किया है, जिसका नाम है बीजेपी। हाल ही फिलहाल में चुनाव आयोग से उसको मार्क्सिस्ट का छाप मिला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका भी एक ही मुद्दा है, जयराम जी का भी एक ही मुद्दा है, तो आप लोग भविष्य में गठबंधन कर सकते हैं या फिर आप पार्टी को विलय कर सकते हैं सभी केसेस में, कि आपकी क्या राय है इस विषय में? विलय करने की बात तो नहीं है। खतियानी पार्टी जो है विलय की पक्षधर नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो आपके सामने हम कह रहे हैं, फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, अगर जयराम जी देख रहे होंगे या फिर उसके दोस्त यार देख रहे होंगे, पार्टी के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हम हैं। लेकिन जो बार बार उनकी ओर से जो संदेशा भेजा जाता है, चाहे उनके उपाध्यक्ष के माध्यम से हो, या हम तो कहेंगे कि एक उनका उपाध्यक्ष है, बनी उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, उनके द्वारा फोन किया गया था अभी 2-3 दिन पहले कि आप JLKM से लड़िए। तो हम आपको फेसबुक के माध्यम से बताना चाहते हैं, जयराम जी को भी, कि भाई हम JLKM से नहीं लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि खतियानी झारखंडी पार्टी JLKM में विलय नहीं करवा सकती है, क्योंकि काफी उम्मीदों के साथ यहाँ के खतियानियों ने इस पार्टी को बनाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। तो इनकी अपनी उम्मीदें हैं जो कि खतियान से जुड़ी हुई है, इस झारखंड प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी आप सज्जन देख रहे हैं JLKM के, या फिर JLKM के अध्यक्ष हो, या फिर मोतीलाल जी हैं, या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन की पक्षधर है, विलय की पक्षधर नहीं है। और मैं JLKM से चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे जो भी लोग लड़ेंगे झारखंड के विभिन्न जगहों से, विभिन्न विधानसभाओं से, तो वो खतियानी झारखंडी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा एक है, इसलिए हम सम्मान करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा एक है, इसलिए हम आपको भी अपनी शुभकामना देते हैं। मुद्दा एक है, इसलिए आज हम आपको ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन के पक्षधर हैं। ताकि एक चीज हम यूट्यूब में अक्सर देखते हैं, जयराम जी बोलते हैं कि
हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या हम यही सोचेंगे कि वो गठबंधन नहीं करेंगे या फिर जो केजेपी है वो विलय करे? इस बातों को काफी जोर दिया जाता है हमारे जिले विधानसभा में, हम अक्सर ये चीज देखते हैं। और हम भी बहुत दर बिदर लोगों के साथ कर चुके हैं, तो इसलिए हम सामूहिक तौर पे ही हम सोचे कि आपको पूछेंगे तो सबके सामने आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपको हम बता दें, हम नाम भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ एक दिनों पहले, सबसे पहले तो आपको बताएं कि एक दिन मोतीलाल जी जो उनके उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ में उनके जो सहकर्मी और भी महासचिव थे और 2-4 उनके मेंबर थे, वो लोग मीनावाड़ी आए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी को विलय करा दें, खदियानी झारखंडी पार्टी को JLKM। उस समय उनका पार्टी जो JLKM है वो नहीं बना था, जेबी केसेस में विलय करा दें। हमने उस वक्त भी उन्हें कहा कि भाई विलय नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में फिर उनके जो बोकारो जिले के अध्यक्ष हैं, वो हमें लगता है कि तकरीबन 1 महीने पहले वो आए थे अपने साथियों के साथ, 5-6 साथियों के साथ। वो कहे कि आप खदियानी झारखंडी पार्टी को JLKM में विलय करवा दें। हमने उस वक्त भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और आप इस तरीके से बात ना किया करें। उसके बाद में फिर 14 तारीख को, 14 सितंबर, ये तो अक्टूबर महीना है, 14 सितंबर को एक फोन आया था जयराम जी के द्वारा और उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो हमने कहा भी था कि 16 तारीख के 10 बजे रात को आप आए और बैठकर बात करते हैं। तो फिर उनके साथ उनके लिए जो प्रस्ताव भेजा था, जो 2 लोग आए थे, एक थे समीर नाम था उनका, उनके द्वारा भी यही कहा गया था, जो कि हमारा मीटिंग हुआ था सिल्ली के बंता में। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं अमित भैया, तो आप JLKM से लड़िए। हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि भाई इस तरीके से आप लोग हमारे समक्ष बातों को रखा ना करें, ये तकलीफ दे है। तो फिर उन्होंने जयराम जी से बात करवाया। जयराम जी को हमने कहा कि भाई आप आइए, बैठिए, बात करिए। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि हम 16 तारीख के रात को आएंगे 10 बजे। फिर वो नहीं आए, उनका अपना व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने कहा कि कोर्ट है, तो वो नहीं आए। उसके बाद में फिर अभी हमें लगता है 2 दिन पहले मोतीलाल महतो जी, जो उसके बड़ी उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भैया आप सिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं? तो हमने कहा सोचना क्या भाई, किस तरीके से आप ही बताइए क्या सोचते हैं। तो नहीं, आप JLKM से लड़िएगा कि कैसा विचार करते हैं? हम कहे JLKM आप लोग बार बार क्यों कहते हैं? हम लोग तो खदियानी झारखंडी पार्टी से हैं, तो खदियानी झारखंडी पार्टी से लड़ेंगे। तो हमने यह बात उनको कहने का काम किया कि भाई हम KJP से ही लड़ेंगे और हमारी पार्टी लड़ेगी, राज्य के अलग अलग हिस्सों में लड़ेगी, अलग अलग विधानसभाओं में लड़ने का काम करेगी। तब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए भैया ठीक है, हम यही पूछने के लिए आपको फोन किए थे। तो हम उनको यह भी कह रहे हैं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हैं, चूंकि आपकी जो बातें हैं हमारे विचारों से मेल खाती है, इसलिए हम गठबंधन के पक्षधर हैं। तो आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आप लोग चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी मैं कह देना चाहता हूं JLKM के साथियों को कि भाई KJP के साथी गठबंधन के पक्षधर हैं, विलय के नहीं। और अगर आने वाले दिनों में बातें आती हैं, अगर उनके जो साथी हैं बैठने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो निसंदेह हम लोग बैठेंगे, लेकिन गठबंधन के सवाल पर, ना कि विलय के सवाल पर। ठीक है, धन्यवाद। तो कुछ छात्रों के द्वारा ये बोला गया था कि हम लोग भैया से सीधे संपर्क कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग यदि नंबर भैया का सीधे रखना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। भैया लेना है तो बोल सकते हैं, नंबर तो भैया सीधे माइक पर ही आप लोग को जो भी छात्र संबंधी समस्या होती है जो भी, तो भैया से आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोई सीढ़ी में चढ़ने की जरूरत नहीं है, भैया छात्रों से सीधे बात करते हैं। आपकी जो समस्या होगी, कभी मिलना रहेगा या समस्या बताना रहेगा, लेना चाहते हैं तो बोलिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, भैया ही नंबर बताएंगे। हमें लगता है सिर्फ एक छात्र को ही अपना नंबर चाहिए।
और बाद बाकी को आवश्यकता है नहीं है या फिर आपके पास है, हमने चूंकि अपने फेसबुक में भी सभी को चाहिए भैया। हमने अपने फेसबुक में इस नंबर को सार्वजनिक कर रखा है और हमारा नंबर किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी कभार आपको हम एक किस्सा भी सुना देते हैं कि हमारे नंबर से कैसे लोग बचते हैं। एक आप बैंक रॉबरी सुनते होंगे, बैंक रॉबरी और सरगना शब्द का भी आप नाम सुनते होंगे। तो बैंक रॉबरी करने वाला का सरगना एक व्यक्ति था। हमको लगता है ये बातें आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की होगी, और नहीं 5-6 साल से पहले की, मतलब हम लोगों की विधायकी पीरियड से पहले की बात है, 2011-12 की बात होगी। तो उस वक्त चूंकि हमारा नंबर सबों के पास है, तो एक दिन अचानक कॉल आया कि अमित भैया हम बोल रहे हैं। तो हम बोले भाई बताइए क्या बात है, कौन बोल रहे हैं? नहीं हम बोल रहे हैं भैया, आप हमको पहचानते हैं, हमारा नंबर नहीं जानते हैं, देखिए सेव किए होंगे नहीं किए हैं। तो हम बोले कि भाई हम नहीं पहचान रहे, आखिर क्या बात है? नहीं भैया हम बस ऐसे ही हम फोन कर रहे हैं। उतने ही में उसका फोन जो है कट हो गया। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर हमने डायल किया तो उधर से रिप्लाई आया कि हम हैं सर, हम थोड़ा सा इसको पकड़े हुए हैं, ये लोग ट्रिपल राइड में था मोटरसाइकिल में, तो इसलिए हम लोग इसको पकड़े हैं, ऐसा करता है ये तो गलत करता है ना। तो हमको भी अटपटा लगा ये बात जो है ना कि पुलिस के द्वारा इस तरीके से कहा जा रहा है। तो हम कहे खैर चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, अपना बच्चा लोग है हम बोले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फोन किया है तो कहीं ना कहीं वो स्थिति उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए फोन किया। कुछ एक दिनों के बाद फिर पता चला कि जब वो हमको एक फोन आया फिर से, बोला कि हम जेल से बोल रहे हैं भैया। हम बोले क्या बात है बताइए। तो बोला कि उस वक्त हमको मतलब पुलिस दौड़ा रही थी पिस्टल लेकर, मतलब मारने के लिए, काउंटर करने के लिए वारंट निकला हुआ था, और तो हम नाले में गिर गए। नाले में गिर गए तो हमको लगा कि हम और भाग नहीं पाएंगे, तब हम आपको डायल कर दिए यह बताने के लिए कल के समय में आप खड़ा होकर बोल सके कि ये व्यक्ति जिंदा था, पुलिस जानबूझकर इसको गोली मारी है। और फिर हमको पकड़कर पुलिस लाई, और आपको बता दें, बताते हुए हमको बुरा लग रहा है, पुलिस हमको मार रही थी तो बोल रही थी कि तुम अमित को फोन कैसे किया। उस वक्त हम लोग किसी पद में थे, हमें लगता है जिला प्रभारी थे झारखंड विकास मोर्चा के। तो अमित को तुम कॉल कैसे किया? क्या वही तुम्हारा सरगना है? क्या तुम लोग डकैती के पैसे अमित को देते हो? तो उसका कहना था कि हम इसीलिए कॉल किए ताकि हम बच जाएं, और वो बच गया। पुलिस उसको मारी नहीं तो उसको गोली मारने का था। तो वो व्यक्ति बचने के बाद हमको वही कॉल करके बताया कि हमको टारगेट किया गया था। हमको जब फिर से पुलिसिया पूछताछ के लिए लाया गया तो यहाँ के जो एसपी हुआ करते थे उस वक्त MS भाटिया, वो भी बोल रहे थे कि अगर अमित है तुम लोग का सरगना तो अमित का नाम बोलो, तुम्हारा सारा केस माफ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति आती है। खैर कोई बात नहीं, हम ये वाकया सुना रहे थे, ऐसा होता है। तो हमारा नंबर हर एक जगहों पर है। झारखंड के जो भी लोग हैं हमारे सोशल मीडिया के द्वारा अपना नोट करके रखे हुए हैं, या फिर गूगल में भी हमारा नंबर है डाला हुआ है, तो आप लोग भी हमारे नंबर को लिख लें। निसंदेह जब तब आप कॉल कर सकते हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। आपकी समस्याओं का सुनने का, उसका समाधान करने का, निराकरण करने का काम करेंगे। मेरा नंबर लिख लें 943 111 5266 943115266। और एक नंबर है 9608 9608 3988 लास्ट में 48 है।
9608398888। तो ये दो नंबर हैं जो कि एक ही मोबाइल में डाले हुए हैं। ऐसे मोबाइल ऑन रहेगा तो निसंदेह दोनों में आप किसी भी नंबर पर चाहे तो डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बातें होंगी। और हम तो ये कहेंगे कि कोशिश आप करें कि मतलब 10 बजे के बाद कॉल कर लें, क्योंकि सुबह को क्या होता है कि शायद हम भी कभी कभार नहीं उठा पाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं, तो उस वक्त शायद हम आपके फोन को रिसीव न कर पाए, तो बुरा मानने का भी जरूरत नहीं भाई। 10 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिएगा एनी टाइम, ठीक है? 10 बजे के बाद कभी भी हम लोग आपके फोन को रिसीव कर लेंगे और बातें हो जाएंगी, ठीक है? आप लोग को भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा मतलब 24 घंटे में आप भी अपना कुछ समय, जैसे हमारे बगल में जो दो बैठे हैं देख रहे हैं, ये दोनों हैं फिजिकल टीचर, और ये बच्चों को यही बताते हैं कि कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें। आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो आप भाई संघर्ष कर सकते हैं ना, लड़ाई को लड़ सकते हैं। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे करिएगा? तो इसीलिए अपना आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना है। आपको हम बताएं कि बीआईटी में 2001 में हम मिस्टर बीआईटी हुआ करते थे, मिस्टर बीआईटी। तो हम ये इच्छा जाहिर भी करते हैं कि आप लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा 1 घंटा काफी है। एक्सरसाइज करें, दौड़ें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, और जो जिन्हें योगासन करना है योग करें, नहीं तो फिर एरोबिक के एक्सरसाइजेस करें। तो निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से संघर्ष कर सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो हम पढ़ाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से, स्वस्थ रहेंगे तो हम बेहतर तरीके से दूसरों को जो हमें बतानी है, शिक्षा देनी है, जैसे ये हमारे शिक्षक हैं, तो ये बेहतर होंगे, ये स्वस्थ होंगे तभी तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने विकास को चूमने का काम करें, अपनी बुलंदी तक पहुंचने का काम करें। ये मेरी शुभकामना है। अब समापन की ओर चलते हैं। आप तमाम छात्र सभी भाइयों को, छात्र जीवन में सबसे कीमती होता है समय। आप लोगों ने बहुत सारा समय दिया है। भैया की तरफ से, हमारी ओर से नवरात्र का दिन चल रहा है। हम ये प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें, तमाम घरों में खुशियां आए, तमाम भाइयों को खुशियां मिले। ये मंगल कामनाओं के साथ आज हम लोग सभा का समापन करते हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे और खुद के लिए एक बार ताली बजाएंगे। सब कोई थोड़ा सा निराश हो गए हैं, खुद के लिए ताली बजाएंगे। जय खतियानी। भाई हम लोग खतियानी की जय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, बोलते हैं ना, ठीक है? तो भाई हम लोग इस झारखंड प्रदेश के खतियानी लोग हैं, तो हम अपने घर में अगर जय नहीं करेंगे तो हम लोग भारत माता की जय कहां से कर सकते हैं? हो सकता है क्या? खतियानी जब जय होगा, खतियानी जब जिंदाबाद होगा, तभी हमारा भारत जिंदाबाद होगा और भारत माता की जय होगी। तो इसलिए बोलिए जय खतियानी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी परंपरा है जिसको हम लोग कहते हैं कि जोहार, तो फिर कहते हैं जोहार। तो हम लोग जोहार नहीं कहते हैं, खतियानी जोहार कहते हैं। खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। बहुत एक चीज हम बोलना चाहेंगे, ठीक है? ये जो आप लोग जोहार जो बोलते हैं ना, हम लोग पांचपरना क्षेत्र के निवासी हैं, तो ये मैंने रोहित दास से सीखा है, ठीक है? तो बहुत कोई क्या कहते हैं, जोहार हो, जो 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 जोहार हो, जो 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 जो
ये जुआ का होता है, इटा का होला जुआ एकदम कहना है खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। खतियानी जोहार। धन्यवाद।